कौन फिर यहाँ पर इनको हथियार मुहैया करा रहा था और किन लोगों के संपर्क में थे? कुछ जानकारी अब इनसे पूछताछ में सामने आ पाई है। देखिए गायत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब से ये आतंकी लखनऊ में पकड़े गए उसके बाद से एटीएस ने कानपुर में डेरा डाला हुआ है। कल पूरे रात भर ये सर्च ऑपरेशन चला, छापेमारी का दौर चला। हमारे सूत्र बताते हैं कि दो लोगों से जो पूछताछ हुई उन पर यह आरोप था कि उन्होंने कानपुर के इन दोनों युवकों ने इन दोनों आतंकियों को मोबाइल प्रोवाइड करके दिया था। यानी दूर संचार का ये माध्यम कानपुर के दोनों ये युवक थे जो कहीं ना कहीं इन आतंकियों को फोन के द्वारा मदद, और उसके बाद जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे चीजें भी उभर के सामने आ रही हैं। ये दोनों आतंकी जो थे वो कानपुर भी आए थे, जो हमारे सूत्र बताते हैं, और कानपुर की नई सड़क में 3 लोगों के संपर्क में आए थे और कुछ असलाहों की बात भी सामने आ रही थी कि कुछ असलाह खरीदना चाहते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने असलाह नहीं खरीदे और कुछ डेट आगे की प्रपोज की गई थी। उन तीनों युवकों के लिए भी एटीएस छापेमारी कर रही है, क्योंकि नई सड़क की जिस जगह बात की जाए, ओवरऑल इनका जो नेटवर्क है जहां एटीएस को लग रहा है उसमें चमनगंज, बेकनगंज, इफ्तिखाराबाद, नाला रोड, पेजबाग, इसके अलावा जाजमऊ, डिफेंस कॉलोनी, ऐसे तमाम इलाके हैं जो एटीएस के रडार पर हैं, क्योंकि ये तमाम ऑपरेशन बड़ा गोपनीय हो रहा है। और इन जो हमारे अपने रिलायबल सोर्सेज बता रहे हैं कि एटीएस ने पूरी 3 टीम्स अभी और कानपुर में वर्क कर रही हैं। यानी कानपुर का जो कनेक्शन है, एक तरफ मोबाइल कनेक्शन आतंकियों से कानपुर का कंफर्म हो चुका है, जिसके आरोप में युवकों को पकड़ा गया और उनसे पूछताछ अभी भी जारी है। और इसके अलावा जो असलाह का कनेक्शन है उसमें एक बात की तो हमारे सूत्र ने पुष्टि की है कि कानपुर वो लोग आए थे और इन असलाहों के वजह से आए थे। असलाह किससे लेने थे, कौन से थे, ऑटोमेटिक थे, सेमी ऑटोमेटिक थे, कौन सी गन्स थी, कौन सी राइफल, ये अभी जांच का विषय है। तो ऐसे में रेड भी जाहिर तौर पर चल रही होगी, लग रहा है कि आज कुछ गिरफ्तारियां हो सकती हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको गायत्री जी पहले बताया, ये गोपनीय ऑपरेशन पूरा चल रहा है। एटीएस ने कानपुर पुलिस को भनक नहीं लगने दी, क्योंकि अब से कुछ देर पहले बेकनगंज का एक जिक्र आ रहा था। बेकनगंज के रेडीमेड मार्केट जिसे कहते हैं, बांग्लादेशी मार्केट है, उसमें एटीएस ने छापेमारी लगभग 3 बजे के आसपास की थी और वहां से एक संदिग्ध युवक को उठाया है। उसकी पुष्टि बेकनगंज की पुलिस नहीं कर रही है, लेकिन ये बताया गया था कि वहां इनोवा गाड़ी आई, उससे कुछ लोग आए और एक युवक को बिठा के ले गए। यानी ये पुष्टि अभी नहीं हो पाई है कि उस युवक को किस संदर्भ में ले गए, लेकिन जिस युवक का जिक्र आ रहा है, क्योंकि कानपुर का पहला भी एक अपना इतिहास रहा है। अगर हम 2004 की बात करें, 2009 की बात करें, 2014 की बात करें, 2016 की बात करें, तो कानपुर में जब जब पूरे भारत में कहीं ना कहीं संदिग्ध गतिविधियां हुई हैं उसमें कानपुर का तार जुड़ा है। अगर इससे पूरी बात पहले की बात की जाए, प्रेशर कुकर बम की बात की जाए या कानपुर की चकेरी की बात की जाए, तो उनका लिंक कहीं ना कहीं कश्मीर से निकला था। तो कानपुर में कहीं ना कहीं ये चीजें उभर के सामने आई है, लेकिन एटीएस ने अभी किसी प्रकार की कोई चीज डिस्क्लोज मीडिया से नहीं कही है। ये सोर्सेज हमारे बता रहे हैं कि एटीएस की अभी टीम्स कानपुर में छापेमारी कर रही हैं। और इसके अलावा यहाँ के कमिश्नर पुलिस असीम अरुण ने भी अपनी 3 टीमें लगाई, जिसमें क्राइम ब्रांच की एक टीम है, 2 एसीपीस को लगाया है और 1 डीसीपी को लगाया गया। कानपुर के साउथ एरिया में जो कानपुर का नौबस्ता का मच्छरिया एरिया है उसमें भी एक टीम यहाँ के सीपी की वर्क कर रही है, लेकिन दोनों के कोऑर्डिनेशन के साथ हो रहा है। उम्मीद मानी जा रही है, ऐसा माना जा रहा है कि रात तक या देर रात तक कुछ अजीब, कानपुर के अलावा और कहां तक नेटवर्क? देखिए, बिल्कुल गायत्री, इनका नेटवर्क बहुत ही बड़ा है और ये बहुत बड़ा नेक्सस है, क्योंकि 5 साल तक जो पकड़ा गया है मेहनाज, वो दुबई, सऊदी अरब में रहा है, वहाँ अलकायदा के आतंकियों से संपर्क में रहा, बड़ी बड़ी मीटिंगों में शामिल हुआ, उसने ट्रेनिंग ली है। कहा भी जा रहा है कि वो पाकिस्तान भी गया सऊदी अरब से, वहाँ उसने ट्रेनिंग ली। वहीं उसकी हल मंडी जो है संभल का, जो रहने वाला, जिसका नाम सैयद अख्तर है संभल का, वो उससे मुलाकात की, जो अब आतंकी संगठन में शामिल हो चुका है। तो बहुत बड़े नेक्सस का खुलासा होने वाला, क्योंकि 15 अगस्त को देश के 75 साल पूरे हुए थे, आज़ादी की बरसगांठ मनानी थी, बड़े कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है सरकारें, उसको लेकर ये लोग दहलाने की कोशिश थे। काशी से लेकर मथुरा तक और अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक सब जगह इनके टारगेट, जो इनके पास से नक्शे बरामद हुए गायत्री, उसमें बहुत सारी चीज़ें पिन आउट की गई है। जो भी डीजीपी कह रहे थे कि हमारी कार्रवाई चल रही है, इसमें थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा समय देना चाहिए मीडिया को, कहीं नहीं कोई चीज़ छूट ना जाए, इसलिए एक एक बिंदु की जांच हो रही है। और सुबह एसीएस होम, जैसे हम बात कर रहे थे अवनीश अवस्थी, तो उन्होंने सीधे तौर पर गायत्री ये कहा था कि ये अलकायदा के आतंकी हैं, इस बात के पर्याप्त सबूत हमारे पास हैं, और ये 15 अगस्त को देश के कई इलाकों को दहलाने की कोशिश कर रहे थे। उस दिशा में जांच चल रही है और अब चूंकि इनकी न्यायिक रिमांड मिल गई है तो इसके तार और जोड़े जाएंगे, जो अमित गंजू बता रहे थे। ठीक है अजीत, लौट रहे हैं आपके पास। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह कि एक दिन पहले लखनऊ में पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों के पास से एटीएस को राम मंदिर के आसपास के नक्शे भी बरामद हुए हैं। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की खबर के मुताबिक संदिग्ध आतंकियों के पास से काशी और मथुरा के भी धार्मिक स्थलों के नक्शे एटीएस को इन संदिग्ध आतंकियों से मिले हैं और साथ ही प्रदेश के कई बड़े शहरों के सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों की डिटेल भी इनके पास से बरामद की गई है।
जानकारी के अलावा संदिग्ध आतंकियों के पास से टेलीग्राम, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल की चैटिंग भी सबूत के तौर पर एटीएस के हाथ लगे हैं। इस बीच आज एटीएस ने यूपी के कई शहरों में छापेमारी की। जानकारी यह भी मिल रही है कि कानपुर से 2 संदिग्धों को पकड़ा गया है। तो कानपुर से भी 2 संदिग्ध पकड़े गए हैं। वहां पर भी कई जगहों पर लगातार जो टीमें हैं वो रेड कर रही हैं, पूछताछ चल रही है, लेकिन पूरी तरीके से इसको गोपनीय रखा गया है। तो वहीं यह भी पता चल पा रहा है कि राम मंदिर के आसपास का जो नक्शा है वो भी इनके पास से बरामद किया गया है। अजीत, कानपुर से 2 संदिग्धों को पकड़ा गया है और इसके अलावा भी कई नक्शे बरामद हुए हैं। अब कहां-कहां पर टीम की रेड चल रही है, कहां-कहां पर अब चीजों को खंगाला जा रहा है? देखिए, बिल्कुल यूपी एटीएस बाकायदा जो केंद्र की एजेंसी है एनआईए उससे संपर्क कर रहे हैं। कश्मीर से लेकर बेंगलुरु तक के कनेक्शन को देखा जा रहा। कुछ दस्तावेज जले हुए बरामद हुए थे कल यूपी एटीएस को, और कुछ सबूत बरामद हुए थे जिसमें कई सारे जो रेकिंग की गई थी, जो पेपर पर रेड पेन से बाकायदा उसको गोला किया गया था, उसको एरिया को डिफाइन किया गया था, उसके आधार पर एटीएस पूछताछ कर रही है। और कानपुर से जिन 2 संदिग्धों को पकड़ा गया है उनसे मेहनाज और मुसीर ने मुलाकात की थी। इस बात को भी एटीएस ने पुष्टि की और इस आधार पर पूछताछ की जा रही। इसीलिए मेहनाज के माता पिता और उनके परिवार को भी एटीएस लेकर गई है और एटीएस मुख्यालय पर पूछताछ करी कि आखिर वो किन किन लोगों से मिलता था, किन से बात करता था। 2 गाड़ियां यूपी एटीएस ने हिरासत में ली हैं जो काफी पुरानी है, 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं। क्या उस गाड़ियों का इस्तेमाल भी होने वाला था? उसमें विस्फोटक लेके जाया जाने वाला था? क्या पुलवामा की तरह सीधे एक्सीडेंट करा के विस्फोट कराने वाले थे? तो इन सब की जांच एटीएस करे। और इसीलिए एटीएस ने, आपने देखा होगा कि जब उमर गौतम धर्मांतरण का मामला आया था तो 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन इन दोनों आतंकियों की रिमांड एटीएस ने 14 दिन मांगी है और 14 दिन की न्यायिक रिमांड को मंजूरी भी दे दी गई है अदालत की तरफ से। तो अब ये 14 दिन इनके लिए काफी कठिन होगा इन दोनों आतंकियों के लिए, क्योंकि सख्ती से पूछताछ की जाएगी और एक-एक बिंदु पर पूछताछ की जाएगी। और 10 से 12 टीमें काम कर रही हैं इस समय गायत्री। बनारस से लेकर मथुरा तक, कानपुर से लेकर अलग अलग इलाकों में छापेमारी चल रही है। लोगों को हिरासत में लिया जा रहा, पूछताछ किया जा रहा और कहा जा रहा कि जो मेहनाज की पत्नी है वो भी एटीएस के टारगेट पर है, क्योंकि उसकी भी संदिग्धता कहीं ना कहीं शामिल होती दिखाई दे रही है। तो अभी जो नक्शे मिले हैं आसपास के धार्मिक स्थलों के, सार्वजनिक प्लेस के, वहां तो अलर्ट कर दिया गया। पूरे यूपी के जो डीएमएसपी हैं उनको गृह विभाग की तरफ से कहा गया है कि अलर्ट रहें और ये भी अपील की गई कि अगर किसी को कोई संदिग्ध व्यक्ति कहीं दिखाई देता है तो वो जरूर हेल्पलाइन नंबर पर और पुलिस को संपर्क करे, क्योंकि ये बड़ी घटना को, वारदात को अंजाम देना चाहते थे। क्योंकि ये मानव बम का भी इस्तेमाल करते हैं, ये कुकर बम का भी इस्तेमाल करती हैं, ये गाड़ियों का भी इस्तेमाल करते हैं। इनका जो मॉड्यूल है वो डू इट योरसेल्फ, तो ये काफी खतरनाक है। तो इसको लेकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अजीत आप दे रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये बता दें कि कल जो लखनऊ से गिरफ्तार 2 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद अब नई साजिश का भी पर्दाफाश हो रहा है। जैसा कि अजीत भी जानकारी दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी डीवाई मॉड्यूल यानी कि डू इट योरसेल्फ मॉड्यूल पर काम कर रहे थे, यानी खुद बम बनाओ और हमला करो। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक संदिग्धों ने अपने पैसों से बम बनाया था। इसके अलावा ई रिक्शा की बैटरी से भी बम बनाने की कोशिश की गई थी। बताया जा रहा है कि दोनों इंटरनेट के जरिए अल-कायदा के संपर्क में आए और फिर हैंडलर उमर हलमंडी से संपर्क हुआ। जानकारी के मुताबिक उमर हलमंडी के कहने पर ही बम बनाने में दोनों सफल हुए थे और टारगेट चुनने का प्रोसेस जारी था। पूछताछ में यह भी पता चला है कि दोनों ने महज 3000 रुपए में प्रेशर कुकर बम बनाया था और अगर किसी भीड़ भाड़ वाली जगह को निशाना बनाया जाता, वहां पर धमाका करने में ये सफल हो जाते तो बड़ा नुकसान हो सकता था। अजीत, ये कितनी बड़ी साजिश थी? टारगेट चुनने का काम इन्हीं को दिया गया था, यानी अगर ये सफल हो जाते कितना बड़ा नुकसान हो सकता था? गायत्री, यही सबसे बड़ा सवाल है कि सिर्फ क्या यही 2 मेहनाज और मुसीर, इनके अलावा भी क्या ऐसा मॉड्यूल और काम कर रहा है? क्योंकि ये मॉड्यूल बहुत ही खतरनाक। उत्तर प्रदेश केसेस यही बता रहे थे कि जब ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है तो हमें पकड़ने में आसानी होती है, क्योंकि हर आदमी एक दूसरे आदमी से बात करता है। लेकिन इसमें 2 आदमी किसी कमरे में बैठे हैं और वो सब कुछ खुद खरीद कर ला रहे हैं, बना रहे हैं और सीधे जाकर विस्फोट कर दे रहे हैं। इन्हें ट्रेस करना बहुत कठिन काम है। लिहाजा इनका जो डू इट योरसेल्फ का जो फार्मूला है, जो इनका मॉड्यूल है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो उस लिहाज से जांच की जा रही, इसीलिए कानपुर में लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी तरह जो और संदिग्ध इलाके हैं, संभल के इलाके में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां छापेमारी की जा रही है। एनआईए से चीजें जो है वो शेयर की जा रही है। कश्मीर पुलिस से संपर्क किया जा रहा, क्योंकि ये अल-कायदा है। अल-कायदा कोई सामान्य संगठन नहीं है, दुनिया का सबसे खतरनाक संगठन है। और ये भी कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश के जो बड़े अफसरान हैं कि अल-कायदा के जो बड़े जो लीडर्स हैं वो कहीं इनके संपर्क में नहीं थे, क्योंकि ये जिस तरह इंटरनेट और टेलीग्राम का इस्तेमाल कर रहे थे, चैटिंग कर रहे थे इंटरनेट के जरिए, वो काफी खतरनाक है। और जो कुछ मिला है यूपी एटीएस को, वो काफी